हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अब बात करेंगे हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की, यानी कि जो पीवाईपीज हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास है, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे या उनमें हमें किस तरीके से प्रश्न देखने को आते हैं और उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो 2023 का थ्योरेटिकल क्वेश्चन साइंस का हमारे पास है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरा एग्जाम जो है 80 मार्क्स का आपका होगा। टोटल 80 मार्क्स में आपको यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं और 3 घंटे का समय होगा आपको इस पेपर को करने के लिए। कुछ डायरेक्शंस हमारे पास है, जैसे कि आपको पता है सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं। सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो मार्क्स अलॉटेड हैं वो क्वेश्चन पेपर के सामने लिखे हुए हैं कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, यानी कि जिससे आपको ऑप्ट करने में आसानी होगी कौन सा क्वेश्चन आपको जल्दी करना है या किसमें आपको कितना समय लगाना है या कितना आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट डायरेक्शन हमें दिया है। हर एक क्वेश्चन हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे और आंसर टू द पॉइंट देंगे। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ है, आप कुछ भी आंसर देने के बाद आप उस पॉइंट को लेके आ रहे हैं, आप डायरेक्ट उसका पॉइंट आंसर करेंगे। ठीक है। प्रश्न जैसे आपको पता ही है, एक नंबर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, जिसके अंदर 4 आपके पास ऑप्शंस होंगे और हर एक पार्ट का एक ही करेक्ट आंसर होगा। आपको करेक्ट आंसर वहां पर नोट डाउन करना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन 9 है, जो डेफिनेट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि निश्चित अंकों के एक एक क्वेश्चन आपके पास है। 10 से लेके 15 तक जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। 16 से 23 तक के जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के क्वेश्चन है और यहाँ पर 24 से लेके 30 तक अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस प्रश्न पत्र में तो कोई ऐसी चॉइस नहीं है, पेपर में तो कोई चॉइस नहीं दी है ओवरऑल, लेकिन यस इंटरनल यहाँ पर चॉइस आपको दे रखी है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। जो आपको बेहतर तरीके से बहुत बेस्ट आता है और जिसका आंसर आपको बेस्टेस्ट आपको पता है कि यस आई कैन प्रोवाइड अ गिव और आई कैन गिव द बेटर सोल्यूशन, सबसे अच्छा सोल्यूशन मैं इसमें दे सकता हूँ, जिसका आंसर मैं अच्छा लिख सकता हूँ। आपको वो ऑप्ट करना है सो दैट यू विल अचीव और गेट या मोर नंबर्स, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहाँ पर मिले। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने इस पेपर के कर ही लिए थे, देख लिए थे। जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स का सेक्शन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने अपने फिजिक्स में क्वेश्चन देख लिया था कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, राइट। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। नाम समझेंगे, दूर मतलब फार, यानी कि इसको दूर की चीज साफ दिखती है, पास की इसको ब्लर दिखती होगी, यानी कि द पर्सन नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी द फार ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक ऐसा मनुष्य, या मैं कह सकता हूं मानव नेत्र में ऐसा दोष जिससे हमें दूर की चीजें साफ दिखाई दें परंतु जो भी पास की चीजें हैं वो हमें क्लियर ना दिखाई दें, अस्पष्ट दिखाई दें, ब्लर दिखाई दें, इनको हम क्या कहते हैं? ऐसे दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। द इफेक्ट या डिफेक्ट ऑफ द आईज इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। नाउ हमसे क्वेश्चन पूछा है कैसा लेंस हम यहाँ पर यूज करते हैं मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए। सो टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि अगर आपको दूरदृष्टि दोष को आपको सही करना है तो यू हैव टू यूज कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस के प्रयोग से आप अपनी जो ये हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम हमारी आंखों में हो रही है, यानी कि जो दिक्कत हमारी आंखों में है, बेसिकली उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। अच्छा, एक जनरल में आपको आइडिया और दे देता हूं, याद रखिएगा बस जनरली, एक ऐसी जनरल नॉलेज के लिए, जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, या आप कह सकते हो 17, 18, 20, 22, 25, 30 की उम्र में जो होते हैं या इससे थोड़े से अधिक भी, उनको मायोपिया होता है। एक्चुअली वो ना दूर का नहीं देख पाते। ठीक है। जनरली ऐसा नहीं है कि मायोपिया ही होगा, हाइपरमेट्रोपिया नहीं होगा, बट अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्ट कहूं तो मोस्ट प्रोबेबल डिफेक्ट आपको मायोपिया देखने को मिलेगा, यानी कि संभावना किसकी ज्यादा होगी? मायोपिया की होगी। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको हाइपरमेट्रोपिया होता है, उन्हें पास की चीज नहीं दिखती, राइट। कुछ कुछ ऐसी भी जगह होती है जहां प्रेसबायोपिया होता है, वेयर द पर्सन इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय और एज वेल एज द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि ऐसा भी डिफेक्ट होता है जिसमें वस्तु पास की भी नहीं देखी जा सकती है और दूर की भी नहीं देखी जा सकती है। देन हम यहाँ पर बायफोकल लेंसेज का उपयोग करते हैं। बट यस, क्योंकि क्वेश्चन आपसे हाइपरमेट्रोपिया पूछा है तो हाइपरमेट्रोपिया की करेक्टनेस के लिए, या मैं कह सकता हूँ इसके निवारण हेतु, हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यूज करना हमें पड़ेगा। चलिए, ये बात थी हाइपरमेट्रोपिया की, क्वेश्चन नंबर 14। आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 20 क्वेश्चन में यहाँ पर मिला था और 20 क्वेश्चन में हमें यहाँ पर लिखा है फ्लेमिंग का वहां हस्त वाम हस्त नियम लिखिए, यानी कि स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब आपको सबसे पहले अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल रखना है याद, तो सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड रूल याद करें। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब
इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन तीनों फिंगर को, या आप सेंटर फिंगर कह सकते हैं, इन तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर क्या कर ले, स्ट्रेच कर ले, लंबवत इनको क्या कर ले, खींच ले। तो जो थंब पॉइंट करता है, जो अंगूठा पॉइंट करता है, ये बल बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो इंडेक्स फिंगर है ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस सेंटर फिंगर, और यू कैन से दैट दिस मिडिल फिंगर विल टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज सिंपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक बात और याद रखेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यानी कि फ्लेमिंग के वाम हस्त जो नियम है, ये बेसिकली फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के या देखने के काम आता है, यानी कि बल की दिशा या गति की दिशा में यहां से देखते हैं। तो चलिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं और इसको भी आंसर के फॉर्म में बैठा लेते हैं। तो आंसर नंबर 20 का ए हम कर रहे हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये आई इस तरीके से होगा, ठीक है, ये आई इस तरीके से होगा बोर्ड से आपकी तरफ, ठीक है। ये बोर्ड जो है फोर्स ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है, तो करंट आपका कैसे लगेगा, ऐसे। तो एफ बी आई इस तरीके से आप रखेंगे। ये उंगली बोर्ड से बाहर आ रही है, बिकॉज यहाँ पर 3D फिगर नहीं बना पाऊंगा ना मैं, ये आई मैंने इधर खींच दिया, बट आप याद रखेंगे करंट की डायरेक्शन ये होगी। सो आपको याद रखना है, फोर्स बताता है आपका थंब, मैग्नेटिक फील्ड बताता है आपका इंडेक्स फिंगर, और मिड फिंगर आपकी बताएगी करंट, या मिडिल फिंगर आपकी क्या बताती है, इस तरीके से। और आपस में ये कैसे होता है, 90 डिग्री में आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे आपस में 90 डिग्री यानी कि लंबवत होंगे। सो हम क्या कहेंगे, इफ वी स्ट्रेच, इसको लिखते हैं, इफ वी स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर, जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कह रहे हैं, इंडेक्स फिंगर ही लिखता हूं ना शायद आपको इसमें सब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, if we stretch the thumb, index finger and the middle finger of our left hand, the thumb left hand perpendicular to each other, ठीक है, ये वर्ड उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, perpendicular to each other, then the thumb या मैं कहूं then perpendicular to the other each other such that index finger indicating the direction of magnetic field, middle finger या mid finger indicating direction of current, then the thumb
will indicate direction of force that is motion। तो ये हमारे पास हो जाएगा। यदि हम अपने वामहस्त की अंगूठे को, इंडेक्स फिंगर, ठीक है, और मिड फिंगर जो बीच में हमारी फिंगर है, उनको लंबवत यहां पर हम खींच देते हैं, तो हमें इस तरीके से खींचना है। जो इंडेक्स फिंगर है ये क्या बता रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, जो मिड फिंगर है ये आपकी क्या बता रही है करंट यानी कि धारा को, तो जो अंगूठा आपका बता रहा होगा ये क्या बता रहा होगा गति को बता रहा होगा यानी कि मोशन को बता रहा होगा, या फिर आप कह सकते हो फोर्स को बता रहा होगा। तो ये हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है। चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसे। तो ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो क्या कहता है कि जब आप लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली आपको क्या बताएगा, लेफ्ट हैंड रूल आपको यही बताएगा कि डायरेक्शन फोर्स की जो होती है वो थंब बता रहा है, और याद रखिएगा फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए हम लेफ्ट रूल को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दो विद्युत बल्ब ए और बी क्रमशः 60 वॉट 240 वोल्ट तथा 100 वॉट 240 वोल्ट अंकित है। याद रखिएगा वॉट में पावर होती है, शक्ति होती है, वोल्ट में हमारे पास वोल्टेज होता है, ठीक है। ये यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। 100 वॉट 240 वोल्ट, वोल्ट वोल्टेज हो गया, और पावर यानी कि शक्ति होती है वॉट में। गणना करके बताइए किसका प्रतिरोध अधिक होगा। इनमें से दो बल्ब हमारे पास है, दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। सो टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स ए एंड बी आर मार्क्ड 60 वॉट 240 वोल्ट एंड 100 वॉट 240 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट विच ऑफ द देम हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। वैसे तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, पावर से ही बता दूंगा, लेकिन आपको गणना करने को बोला है तो मैं क्यों बताऊँ आपको शॉर्ट ट्रिक, आपको पहले पावर से निकालना बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपने लिखा क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन 20 का ये बी पार्ट है। आपको यहां पर दे रखे टू बल्ब्स, आपको दो बल्ब दिए हैं। तो ऐसे प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मैं आपको यहां पर बोलूंगा कि एक लाइन खींच लो सबसे बेटर। यहां पर लिख दो बल्ब 1। जितना आसानी से, जितना इजी आप समझाओगे उतने आपको नंबर भी आसानी से मिल जाएंगे और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। और यहां पे आप लिख दीजिए बल्ब 2, बल्ब सेकंड यानी कि दूसरा बल्ब। पहले बल्ब की पावर यानी कि शक्ति आपको दे रखी है, तो हम इसको P1 मान लेते हैं। P1 वो आपको कितना दिया है, तो आपको पहले क्वेश्चन में बोला है कि 60 वॉट है, तो यहां पर आ जाएगा 60 वॉट। वोल्टेज आपको दे रखा है यानी कि विद्युत विभव आप कह लीजिए, वो आपको दे रखा है V1, और ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 240 वोल्ट, है ना। रेजिस्टेंस पूछा है, तो मैं मान लेता हूं रेजिस्टेंस बल्ब पहले का प्रतिरोध R1, यानी कि R1 हमारे बल्ब जो 1 है उसका रेजिस्टेंस है। वहीं पर आप दूसरे बल्ब की बात कर लेते हैं, तो दूसरे बल्ब में पावर हमें दे रखी है P2, कितनी दे रखी है, P2 बराबर हमें दे रखा है 100 वॉट। हमारे यहाँ पे वोल्टेज भी दे रखा है, वोल्टेज कितना दिया है सर इसका, V2 दे रखा है वोल्टेज, जो कि कितना है, इसका भी 240 वोल्ट ही है। हमसे इसका रेजिस्टेंस पूछा था, तो हमने इसका प्रतिरोध पूछा है R2 मान लिया, इसका प्रतिरोध हमने R2 मान लिया, ये हमने मान लिया। अब क्या किया जाए सर, तो कुछ भी नहीं करना। अब हम पता है वी नो दैट, हम एक रिलेशन जाते हैं कि अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो पावर का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अगर हमारे पास वोल्टेज हो, पावर हो, रेजिस्टेंस हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज का स्क्वायर बटा रेजिस्टेंस। पावर इज इक्वल्स टू
वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि शक्ति बराबर वोल्टेज का स्क्वायर बटा प्रतिरोध। तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से R की वैल्यू देखें तो R बराबर क्या हो जाता है, वी स्क्वायर अपॉन में P। बस यही हमें बल्ब 1 और 2 में लगा देना है। तो बल्ब 1 के लिए R1 इज इक्वल्स टू बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P1 और R2 के लिए बन जाएगा V2 का स्क्वायर अपॉन P2। R1 बराबर V1 का स्क्वायर यानी कि 240 का स्क्वायर अपॉन में P1 हो गया आपका 60 आपको दे रखा है ना, 60 आपको P1 दे रखा है, बिल्कुल 60 दे रखा है, लगा देते हैं। और R2 बराबर आपको क्या दे रखा है, 240 का स्क्वायर अपॉन में 100। बस R1 का मान 240 इंटू 240 अपॉन 60 कर दो, 60 कम 60, 60 चक 64 जा 240 या 0 से 0 के 6 4 जा 24। सो R1 बराबर आएगा 240 इंटू 4। और वहीं पर R2 की बात करें हम तो ये बन जाएगा 240 इंटू 240 अपॉन 100, जिसमें से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो R2 बन गया हमारे पास 24 इंटू 24। तो अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर है 240 इंटू 4, 240 इंटू 4, तो 4 जगह 16, 0 को हटा देते हैं ना, बाद में लगा देंगे। 4 चक 16 का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 यहाँ पर बन जाएगा। तो इसकी पावर हमारे पास आ गई, रेजिस्टेंस आ गया 960 ओम। और यहाँ पर देखेंगे 24 गुणा 24, तो 24 गुणा 24 कर लेते हैं। 4 चक 16, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये बनेगा 6, 9 और 8 हो गए आपके 17, 576, तो बन जाएगा 576 ओम। तो आपके पास क्या आ गए, दो प्रतिरोध आपके पास आ गए। आपके पास पहला प्रतिरोध आ गया है 960 ओम, आपके पास दूसरा प्रतिरोध आ गया है 576 ओम। तो आप कह सकते हो कि बल्ब 1 हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस देन बल्ब 2, यानी कि बल्ब 1 का प्रतिरोध बल्ब दूसरे से ज्यादा है। चलिए फटाफट से इसका सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं। तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो अगर रेजिस्टेंस ऊपर चले जाएगा तो पावर नीचे जाएगी, तो शक्ति बराबर वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन प्रतिरोध। तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगर बल्ब के लिए बात करें तो ये बन जाएगा R1 बराबर V1 का स्क्वायर अपॉन P1 और R2 बराबर V2 का स्क्वायर अपॉन P2, इस तरीके से बन जाएगा। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 240 का स्क्वायर बटा 60 और R2 की आ जाएगी 240 का स्क्वायर अपॉन 100, क्योंकि पावर दोनों की अलग अलग है लेकिन वोल्टेज सेम दिया है। तो R1 बराबर 240 के स्क्वायर यानी कि 240 इंटू 240, नीचे आ जाएगा 60। R2 का मतलब 240 का स्क्वायर, तो 240 गुना 240 बटा 100, 60 से कट गया 4 बार, मल्टीप्लाई किया 960, यहाँ पे आ गया आपका 24, क्योंकि 0 0 कट गया, तो 24 गुना 24 576। अब आपको साफ दिख रहा होगा 960 बड़ा होता है भैया किससे, 576 से, यानी कि 960 इज ग्रेटर देन 576। हेंस वी कैन से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब 1 इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो प्रतिरोध है 960 और 576, तो 960 बड़ा है, तो आप कह सकते हैं बल्ब पहले का प्रतिरोध ज्यादा है बल्ब दूसरे से। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि जो पहला वाला बल्ब है उसका प्रतिरोध 960 ओम है और R2 आ गया आपका 576। हम कहेंगे बल्ब 1 हैज अ ग्रेटर रेजिस्टेंस देन बल्ब 2, बल्ब 1 का प्रतिरोध बल्ब दूसरे से ज्यादा है। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या करना है, बताना है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हमने कैलकुलेट कर दिया और हम कहेंगे ए बल्ब का रेजिस्टेंस
बी बल्ब से ज्यादा है ना, हमने बल्ब ए और दो, एक और दो माना है, आप ए भी करके मान लो, तो इस तरीके से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना, और बहुत आसान क्वेश्चन है तो पूरे नंबर देके जाएगा आपको। नेक्स्ट कह दिया टोटल करंट इन द सर्किट, आपको दो पार्ट यहाँ पर दिए हैं और ऐसे आपको निकालना है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, देखो ये तीनों के तीनों कैसे लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, तो आप इसको सीधे सॉल्व कर दीजिए, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं आर इसका नेट प्रतिरोध है आर डैश, तो यहाँ पे 12 एलसीएम आएगा, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 कम 12, तो 3 तो 5 और 1 6, 6/12, यानी कि आर डैश का मान आ जाएगा 12/6, जिसको सॉल्व करके कितना बन जाएगा 2 ओम। यानी कि इस पूरे डब्बे को हटा के हम एक नया डब्बा लगा सकते हैं 2 ओम का, और यहाँ पर बैठा है 8 ओम। बैटरी कितने वोल्ट की दे रखी है, 12 वोल्ट की दे रखी है ना। अब क्या बोला, प्रतिरोध बताना है, तो कुल प्रतिरोध बन जाएगा, दोनों से दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 8 + 2 10, तो 10 ओम इसका क्या बन जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है टोटल करंट, तो V = IR, हमारे पास फॉर्मूला है ही, V है 12 दे रखा है हमें, I का मान हमें निकालना है और R का मान 10 है, तो गणित कहती है I का मान हो जाएगा 12/10, जिसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 एम्पियर, तो यानी कि ये भी हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिक से क्वेश्चन था, याद रखना आपको रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में कैसे सॉल्व होता है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के बचे हुए प्रश्न कुछ ही हमारे पास है, क्योंकि 30 क्वेश्चन हमारे पास थे, 21 हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के प्रश्न करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।